नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं शिव कुमार। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। संतोष जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। तमाम दर्शकों को नमस्कार। और एक बड़ी दिलचस्प बात होती है, अब हर जगह होती है। अब जैसे बीजेपी में मोदी साहब का जब युग शुरू हो रहा था, नितिन गडकरी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, संजय जोशी को मुंबई के कारखाने की बैठक में बुला लिया गया, लेकिन मोदी ने कहा कि संजय जोशी आएंगे तो मैं नहीं आऊंगा। तो संजय जोशी को फोन करके व्यक्तिगत रूप से मना कर दिया गया कि भाई साहब आप मत आइए। व्यक्तिगत रूप से मना किया गया। ऐसा नहीं था कि नितिन गडकरी के कार्यालय ने एक लेटर जारी कर दिया हो, खबरदार संजय जोशी तुम्हें कार्यक्रम में नहीं आना है, मंच पे नहीं आना है, दिखना भी मत, सामने भी मत आना। क्यों? क्योंकि पता था कि भैया बड़े नेता है, लिहाज करना चाहिए, बड़े नेताओं के करीबी है, भागवत जी के करीबी। लेकिन यहाँ जिस आदमी को मोदी ने चुना, जिस आदमी को शाह ने चुना, जिस आदमी को मोहन भागवत ने चुना, जिस आदमी पे इन तीनों का हाथ है, योगी आदित्यनाथ ने राजकीय बहिष्कार कर दिया है। सामाजिक बहिष्कार तो हमने आपने सुना था शिव जी, कि समाज से बाहर निकाल दो, हुक्का पानी बंद कर दो, ये बहुत सारी चीजें हमने सुनी थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उस व्यक्ति का राजकीय बहिष्कार कर दिया, मंच से उतार दिया। खबरदार मंच पे मत चढ़ना। और ये कोई व्यक्तिगत तौर पर कान में फोन करके नहीं कहा गया शिव, ये मोबाइल से संदेशा नहीं भिजवाया गया, ये व्हाट्सएप से संदेशा नहीं भिजवाया गया। चलिए टेलीग्राम सरकार ने बंद कर रखा है, टेलीग्राम से नहीं भिजवा सकते। हालांकि लखनऊ में संघ से जुड़े कई लोग टेलीग्राम भी चलाते हैं, मुझे भी उस ग्रुप में शामिल कर रखा है, बड़ी गजब गजब सी चीजें पढ़ने को मिलती है। तो टेलीग्राम शायद बंद है, तो चलिए कोई बात नहीं, भैया व्हाट्सएप कर देते, फोन कर देते, वो सब चीज कर देते, नहीं कर देते। राजकीय आदेश जारी हो गया, और उस राजकीय आदेश के जारी होने के बाद सीधे सीधे मोदी शाह के द्वारा चुने गए व्यक्ति को कह दिया गया गेट आउट, उतर जाओ। हो सकता है कुछ दिनों में शहर छोड़ने का फरमान जारी हो जाए, फिर उसके बाद हो सकता है कुछ दिनों में राज्य छोड़ने का फरमान जारी हो जाए। उसी तरह से कि एक जमाने में नरेंद्र मोदी को कहा गया था गुजरात मत जाना, पार्टी ने कहा था। उसी तरह जिस तरह से एक जमाने में अमित शाह को कहा था अदालत ने कि गुजरात मत जाना, अब अदालत कहती है कि किसी इलाके में मत जाओ, तो उसका शब्द कुछ और होता है। मैं उस शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, विपक्षी दल कई बार कहते हैं। लेकिन मोदी शाह के लोग, मोदी शाह के चुने हुए चेहरे को योगी आदित्यनाथ की सीधे सीधे जो ललकार कह लीजिए, अब उससे उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीति गर्मा गई है। ये स्टोरी हम लेकर आए हैं। इसमें कौन किसके साथ है ये भी बताएंगे, कौन किससे पाला बदल रहा है ये भी बताएंगे, कौन किसकी पीठ में खंजर घोंप रहा है और कौन किसको धोखा दे रहा है, ये तमाम चीजें एक एक करके तथ्यों के साथ इस स्टोरी में लेकर आएंगे शिव जी। और हमेशा की तरह शुरुआत आप करिए, समा बांधिए, उसके बाद धोती तो हम भी खोलेंगे शिव जी आज इस स्टोरी। हम शिव तो जी मैं शुरुआत पहले जी 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 बोलिए बोलिए। हम तो शुरुआत ही पहले करेंगे सबूतों से। बिना सबूतों के खबर अच्छी नहीं होती है। ये खबर है आज तक की, और ये आज तक की खबर ये बता रही है कि चंदा चोरी के बीच अयोध्या पहुंच रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, और मंच पर नहीं दिखेंगे चंपत राय। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, संतोष जी का कोई योगदान नहीं है, योगदान आज तक का। तो अगर दर्शकों को भड़ास निकालनी है तो वो आज तक पे निकालो कि चंपत राय जो मंदिर के सर्वे सर्वा थे, जिनके आगे पीछे इस देश के आरएसएस और बीजेपी के नेता नतमस्तक रहते थे, उन्हें योगी आदित्यनाथ ना तो आरएसएस से आते हैं ना बीजेपी से आते हैं, कह रहे हैं मेरे मंच पर मत आ जाना। अब आप बताइए कि ऐसी शब्दावली कोई यूज करेगा? और ऐसे नेता के प्रति जो कई नेताओं को ठिकाने लगवा चुका, कई नेताओं का बिस्तर बंधवा चुका, ये न्यूज 18 लिख रहा है। रामलला का दर्शन करने जाएंगे सीएम योगी, आस पास भी नहीं भटकेंगे चंपत राय, बगल से भी निकल गए तो समझ लेना कर दिया मना। राम मंदिर की दान पेटी से कथित चोरी के विवाद के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल यानी शुक्रवार को अयोध्या दौरे पर आने वाले हैं। सीएम योगी के इस पूरे कार्यक्रम से चंपत राय को दूर रहने को कहा गया है। यह निर्देश ऐसे समय आया है जब राम मंदिर के चढ़ावे के लेकर विवाद को लेकर जांच का मामला चर्चा में। दर्शक हमें सिर्फ इतना बताएं कि राम मंदिर में आपको आस्था कितनी है? भाजपा की तरह आस्था है या फिर आपको एक सच्चे सनातनी की तरह आस्था है? मैं कोई विचारक नहीं हूं, मैं कोई प्रेरक नहीं हूं जो प्रेरणा देने आया हूं। मैं एक आम नागरिक हूं और आम नागरिक की भाषा में आपसे पूछ रहा हूं।
अगर आम सनातनी हैं तो पहला काम आपको यह है कि जो राम को लाए थे वो दान लेके गए, तो आपका सवाल बनता नहीं। क्योंकि मैं तो यह जानता हूं प्रभु श्री राम आदि हैं, अनंत हैं, दिगंत हैं, चारों दिशाओं में हैं, मानव में हैं, सब उस अंश में हैं जिसमें जीव है। तो हमारे राम को तो कोई ला ही नहीं सकता। इस देश के प्रधानमंत्री ने यह साबित किया कि राम से बड़ा मैं हूं, और उस देश की जनता मूर्खतापूर्ण व्यवहार करके उस व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर बनाया। जो मेरे राम का अपमान करता है वो मेरे किसी काम का नहीं है, और जो मेरे राम को अपमानित करके अपने से छोटा दर्शाता है वो मेरे किसी काम का नहीं है। आपका हो तो आप जानो, मैं तो पक्का सनातनी हूं। मेरे प्रभु श्री राम सर्वोच्च थे, सर्वोच्च हैं और सर्वोच्च रहेंगे। उनका दान आपने चोरी किया है, उनका चंदा आपने चोरी किया है, उनकी शिलाएं आपने चोरी की हैं, क्योंकि आप थे कर्ता धर्ता, आप थे इंचार्ज और आप थे सर्व शक्तिशाली। वहां मुझसे कैसा सवाल? कल मैं देख रहा था, एक बाबा हैं आचार्य परमहंस दास जी, वो कह रहे हैं अखिलेश और राहुल का नार्को टेस्ट करा दो तो सारे सबूत मिल जाएंगे। अखिलेश और राहुल राम मंदिर के दर्शन नहीं करने गए, इसका तो बवाल मचा घूम रहा है। क्या बात हो रही है। लेकिन इस खबर के बाद सन्नाटा छा गया है। चंपत राय को मंदिर का महासचिव बनवाने वाले थे मोहन भागवत, वो क्या कहें? चंपत राय को इस पद तक पहुंचाने वाले नरेंद्र मोदी, वो इस देश की जनता को क्या जवाब देंगे? और योगी आदित्यनाथ ने एक नया मुचेटा खोलकर संदेश दे दिया दिल्ली तक, बनाओ देवेंद्र फडणवीस को तुम मेंबर कार्य समिति में, हमें निगलेक्ट करो, हम भी देखते हैं। आज भाजपा खुद के बुने जाल में फंसी हुई है और भाजपा के सब अंतःकरण सामने आ गए। आरएसएस से कागज मांगे जा रहे हैं, चंपत राय से कहा जा रहा है तुम आना मत मेरी मंच पर। हो क्या रहा है? इस देश को जो चला रहे हैं, इस देश के सिस्टम में, पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार के आवरण के भीतर है। बाहर वॉशिंग मशीन में नहा के आओ, बढ़िया से संतूर साबुन से महकते हुए आओ, और जनता को बताओ ना खाने दूंगा ना खाऊंगा और सारा हजम कर जाऊंगा। बात उठाई तो ईडी सीबीआई जेल सब कुछ करा दूंगा। क्या नौटंकी है। सांसद छबुआ में धर के बिक रहे हैं, जहुआ भर सांसद जिसे चाहिए वो खरीद लो, पैसे दिखाओ, ईएमआई पे ले लो, पर्सनल खरीद पे ले लो। इस देश का जितना नुकसान इस दल ने कर दिया, आम नागरिक का कर दिया, युवा का कर दिया, रोजगार का कर दिया, महंगाई का कर दिया, भ्रष्टाचार पनपा दिया, उतना किसी सरकार ने नहीं किया। सारे सरकारी संस्थान बेच दिए, सबको पता है, कोई मेयर थोड़ी अलग से कह रहा हूं। अंधभक्त आते हैं, वो सवाल करते हैं 60 वर्ष में कांग्रेस ने क्या किया। अरे भाई 60 वर्ष रही तो हो कांग्रेस। आपके ही कर्ता धर्ता ने 52 के बाद सरकार काउंट की है, 52 के बाद 76 यानी 74 वर्ष सरकार रही है। 74 में 12 वर्ष आपके युग पुरुष रह लिए, 62 वर्ष बचे। 62 में 8 वर्ष अटल बिहारी वाजपेयी रह लिए, 55 बचे। 55 में 4 साल बीपी सिंह और चंद्रशेखर रह लिए, 51 रह गए। 51 में 4 साल देवगौड़ा और गुजराल रह लिए, 57 रह गए, 47 रह गए। और 47 में 4 साल जनता पार्टी और राष्ट्रपति शासन रह लिया, 42 साल बचते हैं। और उसमें भी हो सकता है किसी और की रह ली हो, तो अब हमें पता नहीं। तो 40 साल सत्ता में रहने वाला 75 साल के पाप भुगत रहा है। कुछ भी कह दो, ये लगता है आपको पता है, और तो यहां सब मूर्ख बैठे हैं, न जानते हैं कौन सी सरकार कब रही। तो कम से कम अंधभक्ति करते समय डेटा तो पढ़ लो। अरे नए इतिहास में तो तुम पढ़ना, सावरकर को वो माफी वीर नहीं थे, उनके पोते ने कोर्ट में सत्या की सावरकर ने
स्वीकार कर लिया कि 10 बार माफी मांगी है। नहीं शिव जी, अब तो सावरकर तो चलिए इतिहास है आपका, हो सकता है आप पे उस समय हिम्मत ना हो कि आप लड़ सके अंग्रेजों के सामने, लाठियां खाना सबके बस की बात नहीं थी। हाँ, सावरकर स्वतंत्रता सेनानी थे, मैं ये मानता हूं, लेकिन जिस तरह की छवि उनकी बनाई जाती है उस तरह की छवि बीजेपी क्लेम करने के लायक नहीं। मैं तो आज की बात करता हूं। भाई तीसरी बार प्रधानमंत्री हो, जनता ने आपको जनादेश दिया या आपने ईवीएम की चोरी की, जैसे भी आपने किया। एक दर्शकों को बहुत सारे कम जानकारी होगी, कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शिवजी इस श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया गया, उस समय हमारे देश के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त, ध्यान से दर्शक सुने, हमारे देश के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अमित शाह के मंत्रालय में थे, और बाकायदा ये बताया जा रहा है कि वो एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पर इस ट्रस्ट के फॉर्मेशन में, और जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था, बहुत गहराई से नजर बनाए हुए थे। कई लोग कह रहे हैं कि कई सारी उनकी भूमिका थी। एक एक करके आप देखिएगा कि कहां से उठता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद 2020 में शिव जी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान किया, उन्होंने सदन के अंदर ऐलान किया, और उसके बाद इसका नोटिफिकेशन जारी करके इस श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया गया। उस गठन में महंत नृत्य गोपाल दास और चंपत राय को शामिल नहीं किया गया। हंगामा हुआ, विश्व हिंदू परिषद बिल्कुल उतर गई कि भाई कैसे इसको शामिल नहीं करोगे। आरएसएस भी पूरी तरह से उतर गई कि भैया चंपत राय को क्यों शामिल नहीं करोगे। मामला कुछ और था, चीजें एक एक करके निकलती चली गई। बाद में पता लगा कि भैया इनको जो है वो महासचिव बना दिया गया है। चंपत राय को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का महासचिव बना दिया गया है। जो नोटिफिकेशन जारी हुआ शिव जी, जो 15 सदस्यों का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, उस 15 सदस्यों के नोटिफिकेशन में इनका नाम नहीं था, लेकिन बाद में इनके लिए जो अलग से पद एक तरह से क्रिएट कर दिया गया। यानी जिम्मेदारी कुछ नहीं, नोटिफिकेशन होगा, कई तरह की जिम्मेदारी होगी, कई तरह की बातें होगी, लेकिन वो जिम्मेदारी कुछ नहीं। आप सिर्फ एंजॉय करोगे, आप सिर्फ इसको भोगोगे, लेकिन आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। और उस समय ही शिव जी, मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि जब इनको महासचिव के तौर पर शामिल किया गया था, जब इनको महासचिव के तौर पर इनको शामिल करके खुश करने की एक तरह से कोशिश की गई थी, उस समय महंत धर्मदास ने बयान दिया था। ये मैं 2020 का बयान सुना रहा हूं। महंत धर्मदास ने ये कहा था कि ये चंपत राय एंड कंपनी करप्ट है और ये इस ट्रस्ट को लूट खसोट का अड्डा बना देगी। महंत धर्मदास ट्रस्ट जो है वो विरोध में उतरा, और उन्होंने साफ साफ कहा था, उस समय कहा था कि विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय को ट्रस्ट में शामिल करने पर सवाल उठाते हुए कहा था कि ट्रस्ट में शामिल करना ट्रस्ट को भ्रष्ट करना है। चंपत राय एंड कंपनी शुरू से ही लूट खसोट का काम करती रही है, ये ट्रस्ट को बर्बाद कर देंगे। आरोप लगाते हुए उस समय महंत धर्मदास ने कहा था कि गूंगे बहरे प्रिंसिपल को राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट का पदाधिकारी बना दिया गया है, इसका वो खुलकर विरोध करते हैं। महंत धर्मदास ने कई सारी बातें कही कि भैया योगी आदित्यनाथ की चली नहीं, क्यों? क्योंकि केंद्र ने बनाया, मोदी शाह और भागवत ने मिलकर बनाया। और जरा आपको याद दिला दूं कि महंत धर्मदास का जो ट्रस्ट था वो राम चबूतरे की लड़ाई वो लड़ रहा था। कानूनी तौर पर वो कमजोर हो गए थे, लेकिन राम चबूतरे पर पूजा का वो हक चाहते थे, इसमें वो कमजोर पड़ गए। लेकिन 2020 में ये योगी के साथ खड़े हुए कि योगी की चली नहीं, योगी की चलती तो चंपत राय शामिल ना होते, अयोध्या के साधु संत शामिल होते। 2020 में उनकी किसी ने सुनी नहीं। बहुत सारे लोग अंधभक्ति में थे कि चलिए रामलला आ रहा है, राम मंदिर बन रहा है, कम से कम उसको बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दे। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया, कोई विवाद नहीं खड़ा करते, कोई किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं पैदा करते, तो लोगों ने खड़ा कर दिया। लेकिन अब दूसरी चीज बताता हूँ शिव, अब ये मामला पिछले 4-5 सालों का नहीं है। वो आरजेडी के सांसद ने कोई लीगल नोटिस भेज दिया है कि पिछले 4-5 सालों का हिसाब किताब दो सुधाकर सिंह ने, लेकिन ये मामला अब 4-5 साल का नहीं है। मैं दर्शकों को बता दूं, जब ये राम मंदिर आंदोलन चल रहा था ना, तो लोगों से चंदा लिया जा रहा था। 11 साल के बालक के रूप में मैंने भी चंदा दिया था शिव, और उस चंदे की देखभाल भी उस समय यही यही चंपत राय साहब करते थे। तो मंदिर बनने से पहले जो करोड़ों का चंदा आया, अब तो मुझे लगता है कि उसकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। मंदिर बनने के बाद तो पिछले 4-5 साल में खेल हुआ वो हुआ, अब जो उससे पहले खेल हुआ कम से कम उसकी भी जांच होनी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद के बड़े दिग्गज नेता, राम मंदिर आंदोलन का चेहरा रहे शिव जी। मैंने अपना राजनीतिक जो रिपोर्टिंग का कैरियर है वो शुरू किया था, नॉर्थ एवेन्यू में उनका कार्यालय हुआ करता था। अगर मुझे याद आ रहा है तो शायद 169 या शायद 69 या 67 कुछ था, मैं वो नंबर भूल रहा हूँ।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं जाया करता था वहां पे, और एक बार ये सवाल उठा, एक बड़ा बयान आया कि भैया हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए, 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कि भाई 4 बच्चे पैदा तो करे, आप मदद दोगे क्या उनको? आप करोगे तीसरे बच्चे पे इतने की मदद और चौथे पे इतने की मदद? तो हंसते हुए कह रहे कि नहीं हमारे पास पैसा कहाँ है। मैंने कहा इतना पैसा जो पूरी दुनिया भर से आपने इकट्ठा किया राम मंदिर के नाम पर, अरे कहीं तो वो पैसा रखा होगा, कहीं तो उसको खर्च करोगे, कम से कम हिंदुओं की भलाई कर दीजिए। हंसते हुए सवाल को टाल गए थे। आज भी ये सवाल मैं पूछता हूँ, लगातार पूछता हूँ, ऑन रिकॉर्ड पूछता हूँ, जो भी लोग हो, चाहे बाबा बागेश्वर हो या मोहन भागवत ने भी कहा था 2.1 और 3 की थ्योरी देके कि भैया हिंदुओं की मदद करोगे, पैसा तो बहुत है आपके पास, ऐसा नहीं है कि पैसे की कमी। इतना शानदार आपने केशव कुंज का कार्यालय बना लिया है, ऐसे संगठन के पास पैसे की कमी होगी शिव जी? और ये सिर्फ 200 करोड़ या 1200 करोड़ या 1300 1400 करोड़ का नहीं है, ये मामला अब बहुत मोटा मामला बताया जा रहा है शिव जी, क्योंकि ये तो पैसों का मामला है। जो सोना चांदी जो लोगों ने दान किया वो कहाँ है, वो छत्र कहाँ है, वो तमाम चीजें हैं। ये कई हजार करोड़ का मामला बताया जा रहा है। अब तो मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं कि इसकी बड़े स्तर पर जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच होने के बाद पता लगता कि भैया चंपत राय दोषी है या नहीं। ये तमाम चीजें चली रही थी कि एसआईटी हुआ, कुछ लोग गायब रहे, बाद में वो आए, कुछ की तबीयत अचानक खराब हो गई, इस बीच में फाइलें तैयार होने लगी, बृजभूषण शरण सिंह का बयान आया, विनय कटियार का बयान आया, फिर ये पता लगा कि भैया पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी ने उनको बुला लिया, विनय कटियार। मेरे साथ यशवंत सिन्हा की बात हो रही थी कुछ महीने पहले, हमारे शो पे लाइव शो था, उसमें मैंने उनसे कहा था कि भाई बीजेपी में कौन है जो मोदी के खिलाफ खड़ा हो सकता है आज की तारीख। तो उन्होंने कहा था कि आज की तारीख में तो चूंकि आडवाणी जी की तबीयत खराब है तो जोशी जी खड़े हो सकते हैं। तो पता क्या जोशी जी खड़े हो रहे हैं? क्या कलराज मिश्रा उनके साथ हैं? क्या विनय कटियार उनके साथ है? क्या बृजभूषण शरण सिंह उनके साथ है? क्या मैं आपको याद दिला दूं, संतोष गंगवार क्या उनके साथ है? क्या गुलाब चंद कटारिया उनके साथ है? ये वो तमाम नाम गिना रहा हूं जो दिसंबर 1992 में वहां पर मौजूद थे। क्या ये तमाम लोग क्या अब मुरली मनोहर जोशी के साथ है? जाहिर सी बात है कि विनय कटियार चूंकि लगातार पिछले 2-3 साल से प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांग रहे हैं, हो सकता है ये सारी चीजें बताना चाह रहे हो, लेकिन प्रधानमंत्री ने मिलने का समय दिया नहीं। सांसद वो रहे नहीं तो दिल्ली में उनका कोई आवास नहीं रहा, तो परमानेंटली पिछले कई सालों से अयोध्या रह रहे हैं, उसी जगह रह रहे हैं जहां से ये गड़बड़ झाले की, उसी अयोध्या में रह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनके पास बहुत सारी रिपोर्ट होगी। जब ये लगा कि भैया रिपोर्ट आने वाली है, जब ये लगा कि ये लीक हो सकती है, तार कहां तक जाके जुड़ सकते हैं, तो फिर अचानक जो है वो योगी आदित्यनाथ से, जिनका जन्म जन्म का बैर, मैं कह रहा हूं, ये कहावत है जन्म जन्म का बैर, लेकिन गोरखपुर के और पूर्वांचल की राजनीति को समझने वाले समझते हैं, वो राज्यपाल हैं मिश्रा जी, शिव जी, गोरखपुर की धरती से आते हैं। क्या संबंध है दोनों का? नहीं, मिश्रा जी नहीं, शुक्ला जी हैं शायद, मैं नाम मिस कर रहा हूं। तो वो मिलने चले गए लखनऊ। लखनऊ जाकर उन्होंने मुलाकात की योगी आदित्यनाथ से, मैनेज करने की कोशिश की। अब जब मैनेज करने की कोशिश करोगे तो भैया लेन देन होता है ना, ऐसे थोड़ी है कि आप मैनेज करने की कोशिश करोगे। भागवत जी गए, कुछ वादा करके आ गए, यहाँ पे दिल्ली में वो वादा टूट गया। अब जब वादा वो टूट गया तो आप उसको मैनेज करोगे, लेकिन आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हो। तो फिर जब वो लगा कि बातचीत से नहीं मानेंगे, शिव प्रताप शुक्ला गए मनाने के लिए, नहीं मानेंगे, तो फिर एक खबर हवा में फैला दी कि देखो तुम्हें हम संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाना चाहते थे, लेकिन अब हाथ में नहीं आ रहे हो, तो अब हम देवेंद्र फडणवीस को बनाएंगे। अब उधर देवेंद्र फडणवीस को संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाने की इन्होंने खबर फैलाई, उधर योगी आदित्यनाथ ने बकायदा आदेश जारी करवा दिया कि चंपत राय जी, योगी आदित्य मैं आ रहा हूं और मैं अयोध्या में रहूंगा, भगवान राम की पूजा अर्चना आराधना करूंगा, मेरे मंच पर मत आना, मेरे कार्यक्रम में मत आना, और अपने जगह पर किसी प्रतिनिधि को नामित कर दो और जिसकी जानकारी आप ड्यूटी मजिस्ट्रेट को दो। ये सरकारी आदेश में लिख करके योगी आदित्यनाथ ने सबके चेहरे से नकाब उतार दिया है। अब होती रहेगी जांच, लेकिन इस राजकीय बहिष्कार ने इस देश के करोड़ों राम भक्तों को बता दिया कि भैया योगी जी ऐसे तो काम नहीं करेंगे। क्यों बच रहे हैं वो चंपत राय की परछाई से? क्या चंपत राय ने गलत किया है? मतलब चंपत राय को जांच से पहले ही योगी आदित्यनाथ ने इस सरकारी हुक्मनामा फरमान जारी करके एक तरह से दोषी बता दिया है। तो जिस व्यक्ति को मोदी ने चुना, जिस व्यक्ति को अमित शाह ने चुना, जिस व्यक्ति को मोहन भागवत ने चुना, योगी आदित्यनाथ ने उनको सीधे हुए मंच से उतार से कह दिया कि गेट आउट, मेरे मंच पर मत आना, खबरदार मेरे आमने सामने भी मत आना, खबरदार तुम्हारी परछाई भी मेरे ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। इससे आगे मैं कुछ कहूंगा नहीं, लोग ज्यादा समझदार हैं, वो समझ जाएंगे कि योगी आदित्यनाथ इस तरह का मैसेज, चंपत राय निशाना नहीं है शिव जी, चंपत राय निशाना नहीं है, चंपत राय तो इस पूरे खेल के छोटे से मोहरे हैं, वो निशाना कहीं और साध रहे हैं, वो संदेशा मोदी शाह और भागवत को देते हुए नजर आ रहे हैं। एक डर मुझे और लग रहा है शिव जी, जो कई बार मुझे लगता है कि डर ऐसा ना हो कि इस पूरे खेल का जो ठीकरा है
इस पूरे खेल का ठीकरा चंपत राय पे फोड़ के बड़े बड़े मगरमच्छों को बचा लिया जाए? ये भी एक बड़ा सवाल है और आप समझ लीजिए कि क्या कुछ होने वाला है आने वाले दिनों में। नहीं, अब तक तो इसमें वही सबसे बड़ी संकट तो एक ही चीज का है जो अब तक फाइनल नहीं हो रहा है कि ना तो कोई एफआईआर हुई है, ना कोई तैयारी है, और एसआईटी भी हो रही है, लोगों के यहाँ से कैश बरामद हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कोई एफआईआर नहीं है। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि एफआईआर कब होगी। दूसरे, चंपत राय के नाम पर क्या बड़े मगरमच्छों तक पहुंचेगी? क्या ये जांच चुनाव आयुक्त तक पहुंचेगी? ज्ञानेश कुमार जी भी तो इसके सदस्य रहे हैं, तो हमें इंतजार रहेगा, और जैसे ही और जानकारी मिलेगी हम आपके समक्ष लेकर हाजिर रहेंगे। लेकिन आपसे सवाल है, क्या मंदिर का जो दान चोरी हुआ है उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आप क्या चाहते हैं, उसकी जांच हो या ना हो? हमें ज़रूर बताइए, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। संतोष जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम दर्शकों से कहूंगा ये हम सबकी आस्था का सवाल है। नहीं करना इसको लाइक, मत फैलाना इसको, लेकिन कमेंट करके हम तक अपने विचारों को जरूर पहुंचाइएगा। नमस्कार।